नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस 360 यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे कक्षा 7 की राजस्थान बोर्ड की पुस्तक से भोजन के अवयव नामक पाठ के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे भोजन के अवयव। इसका मतलब ये है कि जो हम संतुलित भोजन लेते हैं या जो हम पौष्टिक भोजन लेते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होनी चाहिए, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, कौन कौन से भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। थोड़ा बहुत हम पहले से जानते हैं। तो हमारे पास प्रमुख जो अवयव जो भोजन में होते हैं, एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है प्रोटीन, एक होता है वसा, एक होते हैं विटामिन, एक होते हैं खनिज लवण, जल और खाद्य रेशे। खाद्य रेशे का मतलब फाइबर्स 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 होते हैं। ये हमारे भोजन में प्रमुख अवयव होते हैं। बारी बारी से इनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं अपन। कि सबसे पहले तो ये है कि हमारे शरीर की समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए, समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए हमें एक अच्छा भोजन करना होता है जिसमें ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और खाद्य रेशे सम्मिलित होते हैं। अब हम भोजन करते क्यों हैं? सबसे पहली बात है कि भोजन हम करते क्यों हैं, भोजन हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है, उस चीज़ के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि हम भोजन क्यों करते हैं। चलिए, हम भोजन पहले तो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें दैनिक जीवन में जो हम कार्य करते हैं, रोज़मर्रा के जो कार्य होते हैं, उनके लिए हमें चाहिए तो होती है एनर्जी। तो सबसे पहला इसका जो काम है वो है एनर्जी। और दूसरा है शरीर की वृद्धि, विकास एवं निर्माण में सहायक होता है। भोजन करना शरीर की वृद्धि, विकास और निर्माण में सहायक होता है। और यह रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है और तीक्ष्ण बुद्धि का विकास करता है। वही, क्योंकि ऊर्जा मिलेगी तो बुद्धि सही ढंग से काम करेगी। पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी तो हम में और रोग उत्पन्न हो जाएंगे, तो हमारा दिमाग अच्छे ढंग से काम नहीं करेगा। शरीर निर्माण में सहायक है, तो यह वही कि अच्छी वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन बहुत ज़रूरी होता है। भोजन के प्रमुख अवयव, जैसा कि हम पहले देख रहे थे कि भोजन के प्रमुख अवयवों में कौन आता है, तो भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और खाद्य रेशे। जैसा कि आप जानते हैं शरीर का मोस्ट ऑफ पार्ट जल से मिलकर बना है। तो जल एक प्रमुख अवयव है भोजन का। कार्बोहाइड्रेट जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रोटीन जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है, वृद्धि एवं विकास में सहायक है, वसा वसा है, विटामिन्स हैं जो कि हमें रोगों से दूर रखती हैं, खनिज लवण हैं, जल है, खाद्य रेशे हैं। अब चलिए, कार्यों के आधार पर भोजन के अवयव, कहने का मतलब किस अवयव का क्या कार्य है प्रमुखतया, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। क्या कार्य होता है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शरीर की वृद्धि एवं विकास हेतु कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती हैं। शरीर की वृद्धि एवं विकास हेतु सबसे पहली जो चीज़ है वो है कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर की वृद्धि हेतु ऊर्जा कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद नाम आता है वसा का। देखिए, शरीर को जब सबसे पहले ऊर्जा प्राप्त करनी होती है तो सबसे पहले जो कंजम्पशन होता है, सबसे पहले उपभोग होता है, वो वसा का होता है। सबसे पहले उपभोग होता है, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट का उपयोग होता है, और उसके बाद वसा का उपभोग होता है, और उसके बाद उपभोग होता है प्रोटीन का। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, जब कार्बोहाइड्रेट शरीर को पर्याप्त मात्रा से नहीं मिलता है तो उसके बाद वसा का उपभोग होने लग जाता है और व्यक्ति पतला होने लग जाता है। और उसके बाद होता है प्रोटीन, उसके बाद होता है प्रोटीन का उपयोग। और जब प्रोटीन का उपयोग होने लग जाता है तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि व्यक्ति कुपोषण की श्रेणी में चला गया है। उसको पर्याप्त मात्रा से पोषण नहीं मिल पा रहा है, पर्याप्त मात्रा से उसको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नहीं मिल पा रही है। शरीर का निर्माण करने वाले भोजन के जो अवयव होते हैं उनमें एक प्रमुख अवयव होता है प्रोटीन। उनमें एक प्रमुख अवयव कौन होता है? प्रोटीन होता है। उनमें एक प्रमुख अवयव होता है प्रोटीन। और उसके बाद नंबर आ रहा है खनिज लवण का, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है जल। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? जल होता है। और सुरक्षा कौन कौन प्रदान करते हैं? विटामिन्स करते हैं, खनिज लवण करते हैं, और प्रोटीन और जल। चलिए आगे चलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं और कैसे हमें ये काम करते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा, पौधों में भी हमने पढ़ा कि जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिला करके क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। वहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म बनता है वो बनता है ग्लूकोज। वो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ऐसे ही हमारे शरीर में ग्लूकोज जो होता है उसके टूटने से, ग्लूकोज तो हम डायरेक्ट लेते हैं, मुख्य कार्बोहाइड्रेट है जिसे हम भोजन के रूप में लेते हैं, और इसके टूटने से क्या बनती है? ऊर्जा मिलती है हमें। और ऊर्जा किसके रूप में संचित होती है? जैसे हम जानते हैं ये एटीपी के रूप में संचित होती है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
अच्छा, इनका नाम कार्बोहाइड्रेट क्यों है? जैसा कि हम नाम से थोड़ा पता लगा सकते हैं कि इसमें ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो है कार्बन, एक तो है कार्बन और एक है हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब होता है जल। एक तो कार्बन और जल। तो इसमें कार्बोहाइड्रेटों में प्रमुख तीन तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? एक तो होता है कार्बन और एक होता है हाइड्रोजन और एक होती है ऑक्सीजन। ये तीन तरीके के तत्व पाए जाते हैं। सामान्यतः जो हम कार्बोहाइड्रेट फॉर्मूला लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? वो हम लिखते हैं CnH2ON। ये कार्बोहाइड्रेट का जर्नल फॉर्मूला होता है, CnH2ON। ये कार्बोहाइड्रेट्स का जर्नल फॉर्मूला होता है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो हम बता पाएंगे कि इसमें तत्व होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हम कार्बोहाइड्रेट प्राप्त कर सकते हैं? अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट दो तरीके से मिलता है। मुख्यतः मानव दो तरीके से कार्बोहाइड्रेट लेता है। एक होता है स्टार्च युक्त, एक क्या होता है? स्टार्च युक्त, और एक होता है शर्करा युक्त। स्टार्च भी क्या है? एक फॉर्म है किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की। शर्करा भी क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। और ऐसे जो हम ग्लूकोज है वो भी कार्बोहाइड्रेट है, और ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार की शर्करा है। रोटी, चावल, आलू, अनाज, अरबी, केला, ऐसे काफ़ी जो हमारे पास भोजन के भोजन के रूप में यदि हम इन्हें लेते हैं, तो इनमें जो सबसे ज़्यादा अधिक जो मात्रा पाई जाती है, इनमें सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है स्टार्च की। इनमें सर्वाधिक मात्रा किसकी पाई जाती है? स्टार्च की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। और यदि हम शर्करा युक्त पदार्थों की बात करें तो उनमें ज़्यादातर मीठे पदार्थ जिनमें क्या है? गुड़, चीनी, खजूर, मुनक्का और भी बहुत सारे जैसे फल हैं, फलों में भी शर्करा काफ़ी पाई जाती है। और फलों में जो शर्करा पाई जाती है उसका नाम क्या होता है? फ्रक्टोज। उनमें पाई जाती है फ्रक्टोज शर्करा। उनमें कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज शर्करा, जिसको हम बोलते हैं फल शर्करा। और यहीं पे हम एक बात और बता देते हैं कि एक ऐसा फल जो है अंगूर, एक ऐसा फल जो है क्या है? अंगूर, और उसमें फल शर्करा नहीं पाई जाती, उसमें पाया जाता है ग्लूकोज। उसमें क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है, कई बार पूछा गया है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये हमें फैक्ट याद भी रखना है। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट के कार्यों के बारे में बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, ये हमारे शरीर में एनर्जी प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, ऊर्जा कैसे प्रदान करते हैं? क्योंकि ये हमें ग्लूकोज की फॉर्म में मिलेंगे, स्टार्च की फॉर्म में मिलेंगे, और जब ये कोशिकाओं में जाकर श्वसन के माध्यम से जब ये टूटते हैं, इनका विखंडन होता है, तो हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और एनर्जी हम जानते हैं किस फॉर्म में होती है? ATP की फॉर्म में हमें वो एनर्जी मिलती है। शरीर के तापमान को नियंत्रित रखते हैं। एक इनका दूसरा जो काम है वो है शरीर के तापमान पर नियंत्रण। पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का कार्य है? तो हमें ये कार्य याद रखने होंगे कि ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये शरीर के तापमान पर नियंत्रण रखते हैं, और ये शरीर में स्थित प्रत्येक अंग ऊतक कोशिका को कार्यक्षम बनाए रखते हैं। कार्यक्षम बनाए रखने का मतलब है कि कार्य करने की क्षमता उत्पन्न करते हैं। अब आप भी जानते हैं, जब आप भूखे रहते हैं तो आप कार्य नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, तो हमें जो ऊर्जा चाहिए होती है वो ऊर्जा नहीं मिल पाती है। फिर से हम बात करें, जो हमने पिछली लेक्चर में जो बात करी थी, वो बात करी थी कि स्टार्च का परीक्षण, स्टार्च के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं? तो आपको याद होगा कि हमने स्टार्च के लिए एक परीक्षण बताया था, और वो स्टार्च के लिए परीक्षण था आयोडीन विलयन परीक्षण। कौन सा परीक्षण? आयोडीन विलयन परीक्षण। बताइए उसमें क्या होता था? उसमें होता था कि जब हम स्टार्च को आयोडीन विलयन में डालते हैं या फिर आयोडीन के विलयन के साथ इसकी क्रिया कराते हैं, तो स्टार्च कैसे कलर में बदल जाता है? ब्लू कलर में बदल जाता है। ये नीला कलर स्टार्च का हो जाता है। तो स्टार्च परीक्षण की विधि क्या है? आयोडीन परीक्षण विधि, ऐसे भी अपन इसको कह सकते हैं।
अगला एक बहुत इम्पोर्टेंट जो अवयव होता है भोजन का वो होता है प्रोटीन। अगला जो अवयव है भोजन का सबसे महत्वपूर्ण जो कि हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत आवश्यक है वो है प्रोटीन। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट तो हमें क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए जो सर्वाधिक इम्पोर्टेंट होता है वो होता है प्रोटीन, जो कि हमारी जैव रासायनिक क्रियाओं और कोशिकाओं के विकास के लिए भी बहुत आवश्यक होता है। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का मतलब क्या है? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का मतलब वो है कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होती हैं उन सभी के लिए यह बहुत आवश्यक होता है। अब सबसे बड़ी चीज़, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बने होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में तो हमने पढ़ा कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। जबकि प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ साथ नाइट्रोजन तत्व भी जुड़े होते हैं। तो इसमें कौन कौन होंगे? कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा और नाइट्रोजन होगा। क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। और ये अधिकतर क्या होते हैं? अधिकतर प्रोटीन अमीनो अम्ल होते हैं। अधिकतर प्रोटीन क्या होते हैं? अमीनो अम्ल होते हैं। अमीनो अम्ल, जैसा कि आप जानते हैं कि अधिकतर प्रोटीन क्या होते हैं? अमीनो अम्ल होते हैं। चलिए आगे चलते हैं कि अब हमें प्रोटीन मिलेगा किन किन चीज़ों से। बात सबसे बड़ी ये है कि अब जैसे हम कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए बाहर से स्टार्च युक्त पदार्थ ले रहे थे जिनमें आलू, अरबी, केला वगैरह ऐसी चीज़ें थीं, और ग्लूकोज लेने के लिए हम ग्लूकोज मतलब शर्करा लेने के लिए हम और भी चीज़ें ले रहे थे। जैसे फल शर्करा की बात करें तो हम फ्रक्टोज फ्रूट्स में होती है वो, और गन्ना ले रहे थे, गुड़ खा रहे थे, चीनी खा रहे थे, ये सारे शर्करा युक्त पदार्थ हो जाते हैं। तो शर्करा में तो हम वो ले रहे थे। प्रोटीन के लिए हमें क्या लेना होगा? प्रोटीन के लिए हमें क्या लेना होगा? तो प्रोटीन के लिए देखिए सबसे जो इसका अच्छा स्रोत होता है वो होती है दालें। क्या होती हैं? दालें। उसके बाद दूध में भी मछली, अंडा, अंकुरित अनाज, सोयाबीन, फलीदार सब्जियां, मटर आदि प्रोटीन के प्रमुख स्रोत होते हैं। और अधिकतर बात करें कि जो दालें होती हैं वो प्रोटीन का क्या होती हैं? प्रचुर स्रोत होती हैं। और प्रोटीन का सर्वाधिक जो प्रचुर स्रोत होता है वो होता है सोयाबीन। क्या होता है? सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा काफ़ी पाई जाती है। और जंतु प्रोटीनों में हम बात करें तो अंडे से और दूध से मिल सकती है, ये तो जंतुओं से मिल सकते हैं, प्राप्त हो सकते हैं। और यदि हम बात करें पादप प्रोटीनों की, ये हमें सोयाबीन और दालों से प्राप्त होती है। सोयाबीन और दालों से प्राप्त होती है। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित कर रहा था और हमारे शरीर में को ऊर्जा प्रदान कर रहा था, ऐसे प्रोटीन क्या काम करता है? प्रोटीन, जैसा कि हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोटीन काम करता है शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। तो देखते हैं अब प्रोटीन किन किन चीज़ों के लिए आवश्यक होने वाला है। प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और निर्माण के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं निर्माण के लिए आवश्यक है। और किसका विकास होगा, किसकी वृद्धि होगी? इसमें हमारे शरीर में मांसपेशियों का विकास होता है, कोशिकाओं में विभाजन एवं टूट फूट की मरम्मत होती है, क्योंकि कोशिकाओं के विभाजन से ही तो हमारे शरीर की वृद्धि होती है, हमारे शरीर का विकास होता है। तो कोशिकाओं में विभाजन और इनकी टूट फूट के लिए मरम्मत में सहायक होते हैं कौन? प्रोटीन। कौन होते हैं ये लोग? ये होते हैं, ये अवयव होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। और हमें बार बार रखना है कि प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं एमिनो एसिड्स। ये होते हैं प्रोटीन, क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स होते हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड्स होते हैं। अच्छा, और क्या है? जैव रासायनिक क्रियाएं। जैव रासायनिक क्रियाएं जैसे पाचन में काम आती हैं, तो और ये किसके रूप में भी होते हैं? एंजाइम्स के रूप में भी होते हैं। ये किसके रूप में भी होते हैं? प्रोटीन एंजाइम्स के रूप में भी हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं। अब सबसे पहले क्या होता है? जब ऊर्जा का क्षय होना होता है तो सबसे पहले काम आता है कार्बोहाइड्रेट। हमको सबसे पहले ऊर्जा देने का काम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। उसके बाद जब कार्बोहाइड्रेट का पूरी अच्छे ढंग से हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पाता, कार्बोहाइड्रेट का क्षय हो जाता है, तो उसके बाद नंबर आता है वसा का। उसके बाद नंबर आता है वसा का। यदि फैट का, उसके बाद किसका नंबर आता है? फैट का। और जब फैट भी हमें पर्याप्त मात्रा से नहीं मिलता तो हम काम आता है प्रोटीन। तो काम कौन आता है? प्रोटीन। तो काम आता है प्रोटीन। और प्रोटीन जब काम आता है तो जो प्रोटीन काम आने लग जाता है तो ये मान लीजिए कि उस व्यक्ति को कुपोषण का रोग हो चुका है। उस व्यक्ति को कुपोषण का रोग हो चुका है। अब ये कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं कि प्रोटीन की उचित मात्रा अवयव उपस्थित है, शरीर की वृद्धि में विकास समुचित रूप से होता है। जैसा कि हम जानते हैं प्रोटीन का काम भी है क्या करना?
शरीर का वृद्धि एवं विकास समुचित रूप से करना, और शरीर का वृद्धि एवं विकास समुचित रूप से होता है बाल्यावस्था और किशोरावस्था में, इसलिए हमें बाल्यावस्था और किशोरावस्था में प्रोटीन का सेवन अच्छे ढंग से करना चाहिए, अच्छे ढंग से करना चाहिए। अब देखिए जैसे हम कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च का परीक्षण कर रहे थे तो आयोडीन विलयन परीक्षण कर रहे थे। क्या कर रहे थे? आयोडीन विलयन परीक्षण कर रहे थे। यदि हमें किसी भी चीज़ में पता लगाना है कि इसमें प्रोटीन है या नहीं, तो हम क्या प्रयोग करते हैं? तो हम एक प्रयोग करते हैं, बहुत सिंपल सा प्रयोग है, वो हम करके देखते हैं। नीला थोथा, जिसको कहते हैं हम कॉपर सल्फेट, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट और NaOH कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा मिला करके, और हम उस विलयन में हम क्या करते हैं? हम प्रोटीन डालते हैं, तो धीरे धीरे मिश्रण का रंग बैंगनी हो जाता है। मिश्रण का रंग बैंगनी हो जाता है। यदि बैंगनी रंग हो जाता है तो हम मानेंगे कि प्रोटीन उपस्थित है, और यदि इसका कलर बैंगनी नहीं होता है तो हम मान लेंगे कि इसमें प्रोटीन उपस्थित नहीं है। तो यदि आपको किसी चीज़ में प्रोटीन चेक करनी है तो आप क्या करेंगे? हम करेंगे कॉपर सल्फेट और NaOH का एक घोल लेंगे, और इसमें हम क्या डाल देंगे? प्रोटीन डाल देंगे। तो ये किस कलर का हो जाएगा? वॉयलेट कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा? वॉयलेट कलर का ये हो जाएगा, वॉयलेट कलर का हो जाएगा। और वॉयलेट कलर का यदि हो जाता है तो इसका मतलब प्रोटीन है, अन्यथा प्रोटीन इसमें उपस्थित नहीं है। अब देखिए, अब अगली बात आती है वसा की। वसा क्या करता है? वसा भी वही काम करता है, हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है। वसा में विटामिन डी घुल सकती है, इसलिए ये हमें विटामिन डी को हमारे शरीर में क्या करता है? संग्रहित करता है। वसा मिलकर किससे बनी होती हैं? तो वसा का निर्माण होता है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तत्वों से। कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन तत्वों से। ज़्यादातर वसा क्या होती हैं? ज़्यादातर वसा होती हैं फैटी एसिड्स। ज़्यादातर वसा क्या होते हैं? फैटी एसिड्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ज़्यादातर एसिड्स होते हैं, और हमारे शरीर में ऊर्जा के केंद्र कहलाते हैं। अच्छा, वसा हमें किससे प्राप्त होगी? तो देखते हैं वसा के स्रोत। या तो हमें प्राप्त हो सकती है किससे? वनस्पतियों से और जंतुओं से। तो दो अलग अलग तरीकों से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। वनस्पतियों की यदि हम बात करते हैं तो जितनी भी तिलहन है, तिलहन है। और अच्छा, वसा में आते क्या हैं? वसा में आते हैं घी, तेल, ये सारी चीज़ें वसा में आती हैं। घी, तेल, और ये चिकनी होती हैं तो सरसों तेल निकलता है, मूंगफली तेल, नारियल, काजू, अखरोट, ये सारी चीज़ क्या है? तिलहन है। और तिलहनों में से निकलता है तेल, जो कि क्या होती है? एक प्रकार की वसा होती है। जंतुओं से हमें ऐसे प्राप्त करना है तो किस किस चीज़ से हमें मिलेगा? दूध इसका सबसे अच्छा स्रोत है। क्या है? दूध। और उसके बाद है अंडा, मांस और मक्खन, और चर्बी जो होती है, पशुओं की जो चर्बी होती है उसमें भी किसकी मात्रा होती है? वसा की मात्रा होती है। आगे चलते हैं कि वसा क्या काम करती है, हमारे शरीर में वसा क्या काम करती है। अब देखिए, वसा का मुख्य काम क्या है? वसा का काम भी ऊर्जा प्रदान करने का है, लेकिन वसा ऊर्जा तब प्रदान करती है जब कार्बोहाइड्रेट हमें नहीं मिलता है। और जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम हमें 4 कैलोरी ऊर्जा देता है। लेकिन यदि हम वसा की करें तो वसा का 1 ग्राम हमें 9 कैलोरी ऊर्जा देता है। कितने कैलोरी ऊर्जा देता है? 9 कैलोरी ऊर्जा देता है। अच्छा, वसा के कार्य क्या हैं ये हम पढ़ लेते हैं कि वसा हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। अधिक तो है ही, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कर रहा है 4 कैलोरी और ये कर रही है 9 कैलोरी। कितनी कैलोरी? 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान कर रही है। और प्रोटीन की बात करें तो हमने प्रोटीन की बात की थी, तो प्रोटीन भी लगभग 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। कितनी ऊर्जा प्रदान करता है? 4.2 कैलोरी। तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा में जो ऊर्जा हमें देती है वो कौन देती है? वसा देती है। कितना? 1 ग्राम से 9 कैलोरी ऊर्जा, 9 कैलोरी पर ग्राम हमें इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। इससे क्या होता है? ये त्वचा के नीचे संग्रहित होती है और शरीर को क्या बनाती है? सुडौल बनाती है। शरीर को सुडौल बनाती है। और अधिक यदि हम वसा का भोजन कर लेते हैं, अधिक वसा का सेवन कर लेते हैं तो हमारा शरीर हो जाता है थुलथुला, या बेडौल। हम मोटे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, शरीर के आंतरिक अंगों की बाह्य आघातों से क्या करती है? रक्षा करती है। बाह्य आघातों से रक्षा करती है।
जैसे कोई किसी ने हमें चोट लगाई, तो यदि वसा नहीं होती तो हमारी हड्डियों पर डायरेक्ट आघात होता, तो हमारी हड्डियां टूटने का खतरा रहता। लेकिन ये वसा जो है वो हमारी हड्डियों को या आंतरिक अंगों को बाह्य आघातों से बचाती है। अब देखिए, इसमें कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं कि ऊंट के कूबड़ में अधिक मात्रा में वसा संचित रहती है, इसलिए ऊंट बहुत दिनों तक भूखा रह सकता है, बिना खाए रह सकता है। अब ये बात तो ऑब्वियस है कि यदि वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा है, किसी ने संग्रहित कर रखी है वसा की मात्रा, और उसको कार्बोहाइड्रेट मिल नहीं पा रहा है, तो उसका किसका कंजम्पशन होने लग जाएगा? वसा का कंजम्पशन होने लग जाएगा। और जंक फूड के प्रयोग से मोटापा क्यों बढ़ता है? क्योंकि उनमें वसा की मात्रा होती है, वो सारे तले हुए होते हैं, और तले हुए होने के कारण उसमें क्या होता है, हमारे शरीर में वसा की मात्रा बढ़ जाती है। अगला जो भोजन का अवयव है, बहुत महत्वपूर्ण अवयव है, विटामिन, जिनकी हम बात करते हैं। देखिए, विटामिन जो हैं, हम बताते हैं, विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना है, बिटल प्लस एमीन। ये किस किस से मिलकर बना है? बिटल प्लस एमीन से मिलकर बना है। बिटल प्लस एमीन का मतलब होता है जल में विलय। बिटल प्लस एमीन का मतलब होता है जल में विलय, उनको कहते हैं हम विटामिन। अब विटामिनों के कार्य क्या है? सबसे पहली चीज़ ये है कि विटामिनों का जो संश्लेषण है वो हमारे शरीर में नहीं होता। विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है। ये हमें बाहर से ही लेनी पड़ती हैं। अब देखते हैं विटामिनों के कार्य क्या हैं, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, शरीर की नियमित वृद्धि के लिए हमें की बहुत आवश्यकता होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि के लिए अब देखेंगे हम आगे चलकर कि कौन कौन सी विटामिन ऐसी हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या करती हैं? वृद्धि करती हैं। पाचन क्रिया को सुचारू बनाने के लिए इस चीज़ के लिए भी विटामिनों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी आवश्यकता होती है, और भूख को सामान्य रखने के लिए। अब बात तो सही है ना, यदि पाचन क्रिया सही ढंग से होगी तो भूख तो अपना भी सामान्य होगी। तो इसका मतलब पाचन क्रिया को सुचारू रखने के लिए हमें विटामिनों की आवश्यकता होती है। अब देखिए, इसमें कुछ विटामिन दे रखी हैं, कौन कौन सी विटामिन क्या क्या करती हैं और कितनी विटामिन है। अब देख लेते हैं हम यहाँ कि कौन कौन सी विटामिन हैं। तो अब तक इसमें दिया होगा लगभग 15 विटामिनों की खोज हो चुकी है, जिसमें से 6 विटामिन बहुत प्रमुख हैं। हम आगे चल के सारी विटामिनों के बारे में पढ़ेंगे, पर बहुत आगे। अभी इस क्लास 7 का जो है चैप्टर है इसको ख़त्म कर लेते हैं। हम आगे और चर्चा करेंगे भोजन के अवयवों की आगे चलकर, तो हम उनमें ये चर्चा भी करेंगे कि कौन कौन सी विटामिन का क्या रासायनिक नाम होता है, और क्या इनके कार्य होते हैं, और क्या इनके प्रमुख स्रोत होते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई और के। तो इनमें कुछ विटामिन ऐसी होती हैं जो जल में घुलनशील होती हैं, और कुछ विटामिन ऐसी हैं जो जल में नहीं घुलती हैं। तो विटामिन बी और सी के बारे में यदि हम बात करें, विटामिन बी और सी के बारे में बात करें, तो ये जल में घुलनशील होती हैं, जबकि ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। चलिए, अब ये विटामिन हमें मिलेंगी कहाँ से, ये आपका एक प्रश्न हो सकता है। तो देखिए, हमें कुछ एक तालिका दे रखी है, इस तालिका में बता रखा है कि अमुक विटामिन हमें यहाँ से प्राप्त होगी। तो स्पेसिफिक विटामिन ए की बात करें तो ये हमें दूध, हरी सब्जियाँ, गाजर, पपीता आदि से मिलती है। विटामिन बी दूध, अंडा, दाल, सोयाबीन आदि से मिलती है। विटामिन सी नींबू, खट्टे चीज़ों से। विटामिन सी किससे मिलेगी? खट्टे पदार्थों से। ये हमें खट्टे पदार्थों से आसानी से मिल जाती है। अब खट्टे पदार्थ क्या होते हैं? नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर, अमरूद, और भी कई फल हो सकते हैं जो खट्टे हैं, उनसे हमें ये मिल जाएगी। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलेगी? दूध, मछली, अंडा, मक्खन, सूर्य की किरणों, इसलिए हमें किस में बैठना चाहिए? धूप में बैठना चाहिए। विटामिन ई हमें कहाँ से मिलेगी? विटामिन ई दूध, हरी सब्जियाँ, मक्खन, आटे का चोकर, ऐसे इसको उसमें पदार्थ दे रखे हैं, इनमें विटामिन ई मिलती है। और विटामिन के हरी सब्जियों से, जीरा, सोयाबीन, टमाटर आदि से हमें मिलती है। अब देखिए खनिज लवण, जैसे पौधों को खनिज लवणों की आवश्यकता होती थी समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए, और सभी उपापचयी क्रियाएं अच्छे ढंग से चलती रहें इसके लिए, तो हमारे शरीर को भी आवश्यकता होती है सेम टू सेम पौधों की तरह ही। अब देखिए, हमें खनिज लवण किससे प्राप्त होते हैं और कौन कौन से खनिज लवण हमें चाहिए होते हैं। तो देखिए, खनिज लवण लगभग हमारे शरीर में जो खनिज लवण पाए जाते हैं लगभग 24 प्रकार के हैं। प्रमुख इनमें जो खनिज लवण हैं वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, लोहा, तांबा और पोटेशियम, ये प्रमुख खनिज लवण है। सोडियम भी है, एक प्रमुख खनिज लवण है जो कि हम नमक के द्वारा लेते हैं, सोडियम।
और इनकी प्राप्ति के जो स्रोत हैं वो क्या हैं? दूध, दही, हरे पत्तेदार सब्जियां, अंजीर, ताज़े फल, नमक वगैरह, ऐसी हम काफ़ी सारी चीज़ें खाकर और हम खनिज लवण प्राप्त कर सकते हैं। इनके काम क्या हैं? इनके काम हम देख लेते हैं। सबसे पहला तो शरीर निर्माण, क्योंकि खनिज लवण जो होते हैं हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम्स, हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम्स में काम आते हैं। जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन हमारा जो होता है उसमें भी आयरन काम आता है, आयरन। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। विभिन्न हार्मोन्स एवं जैव उत्प्रेरक बनाने में, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हार्मोन और जैव उत्प्रेरक बनाने में सहायक होते हैं। शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं, शरीर में नियंत्रण रखते हैं। जैसे हम बात करें कि हमारे शरीर में जो तंत्र की, जो हमारा पूरा तंत्र का तंत्र है, उसमें कुछ खनिज लवण, जैसे हम बात करें सोडियम और पोटेशियम की, सोडियम और पोटेशियम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सोडियम और पोटेशियम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब सोडियम की कमी हो जाती है, जब सोडियम की कमी हो जाती है तो हम चीज़ों को भूलने लग जाते हैं। हमारा जो दिमाग है वो सही ढंग से काम नहीं करता है। और जल के बारे में तो आप जानते ही हैं कि जल हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। और कितना? लगभग 70% हमारे शरीर में क्या उपस्थित है? जल उपस्थित है। और जल नहीं होगा तो रक्त में भी क्या उपस्थित है? रक्त में भी जल उपस्थित है। हमारे भोजन में विलायक के रूप में कार्य करता है जल। अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए निकालने के लिए जो विलायक का काम करता है वो है जल। जैसे यूरिन में जल निकलता है, हम देखते हैं। और किससे मिलकर बना है? जल का फॉर्मूला, जैसा कि हम जानते हैं क्या होता है? H2O होता है। जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। अब देखिए, जल के बारे में कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं, देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि विभिन्न अंगों में जल की मात्रा अलग अलग होती है। विभिन्न अंगों में जल की मात्रा अलग अलग होती है। कोई अंग तो ऐसा होता है जिसमें जल की मात्रा कम होती है और कोई अंग ऐसा होता है जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है। उदाहरण के रूप में यकृत में कितनी होती है? 69%। यकृत में होती है 69%। और मांसपेशियों में इसकी जो परसेंटेज होती है, इसका जो भाग होता है वो होता है 75%। हमारे शरीर में ओवरऑल यदि हम बात करें तो शरीर में 70% जल होता है। 70% जल होता है। और हमें कितना पानी पीना चाहिए? 2-3 लीटर पानी कम से कम हमें पीना चाहिए, क्योंकि इतने पानी की आवश्यकता हमें होती है। और तरबूज में कितने प्रतिशत? 95%। तरबूज में कितने परसेंट? 95% जल होता है। खाद्य रेशे क्या है? अब देखिए, खाद्य रेशे जिनको फाइबर या रफेज कहते हैं, इनका काम क्या है? इनका काम, पहली बात तो हम देख लेते हैं किससे मिलकर बने हैं। ये बने होते हैं सेल्यूलोज के। ये बने होते हैं सेल्यूलोज के। और सेल्यूलोज क्या होता है? ना ही तो हमारे शरीर में पचता है, लेकिन ये क्या करता है? ये हमारे भोजन का जो संचालन है, अंदर हमारी आंतों में जो संचालन होता है, उस संचालन को सही ढंग से करता है रफेज जो होते हैं। इसलिए डॉक्टर हमें किसकी क्या खाने की सलाह देते हैं? सलाद खाने की सलाह देते हैं। कि वो कहते हैं कि सलाद खाइए, क्योंकि सलाद में क्या होता है? रफेज होते हैं, और जिनको अपन कहते हैं खाद्य रेशे, जिनको अपन कहते हैं खाद्य रेशे होते हैं। उसकी वजह से अब जैसे पेट खराब होने पर हम क्या लेते हैं? ईसबगोल। क्या लेते हैं? ईसबगोल। और ईसबगोल क्या है? ईसबगोल भी क्या है? एक रफेज का उदाहरण है, सेल्यूलोज है ईसबगोल। अब खाद्य रेशे क्या कार्य करते हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए, रफेज भोज्य पदार्थों के पाचन में सहायता करते हैं। भोज्य पदार्थों के पाचन में सहायता करते हैं। रफेज के कारण भोज्य पदार्थ आंतों से चिपकता नहीं है। जैसा कि मैं कह रहा था कि ये भोजन का आंतों में संचालन सुगम बनाते हैं। विषैले पदार्थों एवं जल को अवशोषित कर देते हैं। जल की अधिक जो मात्रा होती है, ये उसको क्या कर देते हैं? अवशोषित कर देते हैं। और शरीर में से जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, एक्स्ट्रा जो भी ग्लूकोज होता है शरीर का, उसको क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। उसको क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करके वो बाहर निकल जाता है। चलिए, तो अब फाइबर के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? उच्च रेशे युक्त अनाज कौन कौन? मक्का, राजमा, दालें आदि हमें खानी चाहिए। और हमें मैदे की जगह किसका प्रयोग करना चाहिए? आटे का प्रयोग करना चाहिए। ब्राउन राइस और ओट्स का सेवन, ओट्स क्या होते हैं? जौ होते हैं, हमें इनका सेवन करना चाहिए। सलाद, दलिया, सूखे मेवे, मूंगफली वगैरह ये खानी चाहिए। सलाद में हम क्या खाते हैं? खीरा, मूली, टमाटर वगैरह, ये हमें सलाद में खाने चाहिए। और इन जब हम खाद्य पदार्थ में रेशे अच्छे मात्रा में लेते हैं, जब हम खाद्य पदार्थों में रेशे अच्छी मात्रा में लेते हैं,
तो क्या होता है, उससे भोजन का संचालन सही रहता है। भोजन का संचालन क्या रहता है, सही रहता है। अब देखिए, यदि पोषक तत्वों की हो जाती है कमी तो उनसे कौन कौन से रोग होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप इसको याद कर लें, इस पूरी टेबल को, कि देखिए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का काम क्या था, कार्बोहाइड्रेट का काम था शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। अब शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का काम कार्बोहाइड्रेट का है और कार्बोहाइड्रेट की हो गई है कमी, तो बताइए इससे क्या होगा, इससे आएगी कमजोरी, इससे आएगी कमजोरी और उससे क्या होगा, कार्य क्षमता में वृद्धि, कार्य क्षमता में कमी हो जाएगी, कार्य क्षमता में हो जाएगी कमी। और उसके बाद यदि बात करते हैं हम प्रोटीन की, तो प्रोटीन का काम क्या था, प्रोटीन का काम शरीर की वृद्धि करना था। और कमी जब होगी तो क्वाशियरकोर रोग हो जाएगा, क्वाशियोरकोर रोग हो जाता है। और इसमें क्या होता है, भूख नहीं लगती है, शरीर क्षीण हो जाता है और दुर्बल हो जाता है, आदमी बिल्कुल सूख जाता है इसमें। और एक होती है वसा, और वसा की कमी होने से क्या होगा, शरीर कमजोर होगा, और कमजोरी से क्या आएगी, ऊर्जा में कमी आएगी। अब देखिए विटामिनों के क्या क्या काम हैं, और विटामिनों की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। यदि हम विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए की बात करें तो रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रतौंधी रोग किसका है, आंखों का रोग है। आंखों की कमजोरी, आंखें क्या हो जाती हैं, कमजोरी, अंधेरे में व्यक्ति को कम दिखता है। अच्छा, विटामिन बी की हम बात करें, विटामिन बी की बात करते हैं तो इससे बेरी बेरी रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, बेरी बेरी रोग, जिससे क्या आ जाती है, शरीर में कमजोरी। विटामिन सी से आ जाती है विटामिन सी की कमी से रोग हो जाता है स्कर्वी। कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी, जिसमें दांत और मसूड़ों की बीमारी हो जाती है, मसूड़े और दांत कमजोर हो जाते हैं। विटामिन डी से होता है रिकेट्स रोग, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स रोग होता है। और रिकेट्स का मतलब है हड्डियों की कमजोरी, हड्डियों का टेढ़ा होना, ऐसे काफ़ी रोग यहाँ से उत्पन्न होने लग जाते हैं। विटामिन ई, विटामिन ए जिसको हम कहते हैं ब्यूटी विटामिन, विटामिन ए से क्या होता है, नपुंसकता आ जाती है, प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है, ये काम होने लग जाते हैं। और जनन क्षमता में क्या हो जाती है, इससे कमी होने लग जाती है। विटामिन के का कार्य है रक्त का थक्का जमाना, जैसे हमारे कहीं लग जाती है तो रक्त निकलने लग जाता है, उसके बाद क्लॉटिंग करने का जो काम होता है वो होता है विटामिन के का। और यदि विटामिन के की हो जाती है कमी तो रक्त का थक्का नहीं जम पाएगा और अत्यधिक स्राव से व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु भी हो सकती है। अत्यधिक रक्त के स्राव से क्या हो सकती है, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अब देखिए कैल्शियम और फास्फोरस, खनिज लवणों की बात करें तो कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से दांतों और हड्डियों की कमजोरी होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमारी जो हड्डियां बनी होती हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती हैं, कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती हैं। अब इसमें कैल्शियम और फास्फोरस तो है ही, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होने से हड्डियों की वृद्धि अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगी और हड्डियां रह जाएंगी कमजोर, हड्डियां हो जाएंगी कमजोर। आयरन, आयरन हमने बताया कि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का मुख्य एक अवयव होता है जिसको अपन कहते हैं आयरन। आयरन हीमोग्लोबिन का मुख्य अवयव है और आयरन की कमी से क्या होगा, आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो हम ऑक्सीजन अच्छे से, जो ऑक्सीजन है उसको हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कम करने का जो कार्य है वो करता है हीमोग्लोबिन। वो कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। और इससे क्या होगा, शिथिलता आ जाएगी, ऊर्जा में कमी होगी, ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं। आयोडीन, आयोडीन जैसे हम पढ़ते हैं कि हमें खाना चाहिए आयोडीन युक्त नमक। क्यों खाना चाहिए, क्योंकि आयोडीन की कमी से रोग हो जाता है घेंगा या गोइटर रोग। गोइटर में क्या हो जाता है, गोइटर में थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है और गला लटक जाता है, गला लटक जाता है और थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। यदि हमें थायराइड ग्रंथि को नहीं बढ़ाना है, गला अपना नहीं लटकाना है, तो हमें आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए, आयोडीन की मात्रा लेनी चाहिए। अब संतुलित आहार की बात करते हैं। बहुत बार ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि संतुलित आहार क्या है। संतुलित आहार वो है जो कि, क्योंकि देखिए किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा अधिकता और किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी दोनों बहुत खतरनाक होती हैं। तो हमें ऐसा आहार लेना है जो संतुलन बना रखे, ना ही उसमें वो चीज़ बहुत कम हो और ना ही उसमें वो चीज़ ज़्यादा हो। कोई भी अवयव ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कोई भी अवयव बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या हमारे मानदंड होते हैं एक संतुलित भोजन के लिए, वो अपन देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है 10 से 18 वर्ष तक की आयु के लिए 130 से 150 ग्राम तक होना चाहिए। 130 से 150 ग्राम तक हमें कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना चाहिए। प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए 78 ग्राम और वसा की मात्रा होनी चाहिए 22 ग्राम। आप इन फैक्ट्स को डायरेक्ट याद रख सकते हैं, बहुत काम आते हैं। अच्छा, विटामिन की बात करें तो आवश्यकता अनुसार किसी विटामिन, जिस विटामिन की कमी महसूस हो रही है उस विटामिन को हम ज़्यादा ले सकते हैं, और जिस विटामिन की
कमी महसूस हो रही है, हम उसको ज़्यादा ले सकते हैं। खनिज लवणों की बात करें तो हमें कम से कम 600 मिलीग्राम 600 mg हमें खनिज लवण लेने चाहिए। और जल 2-3 लीटर की जैसी आवश्यकता होती है तो 2-3 लीटर अपन जल पी सकते हैं। खाद्य रेशे जितना हम चाहें उतना ले सकते हैं, सलाद खा सकते हैं। और अब चलिए, अब हम इसका एक रिकैप ले लेते हैं पूरे चैप्टर का कि हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। तो अब हम आ जाते हैं चैप्टर के सबसे आगे के शरीर में कौन कौन सी चीज़ होती हैं और भोजन में कौन कौन सी चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होती हैं, तो कौन कौन से भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं। तो सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि ये हमें ऊर्जा देता है। प्रोटीन का काम है ये हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास करता है। वसा का काम भी यही है, वृद्धि एवं विकास एवं ऊर्जा देना। विटामिन का काम है रोगों से मुक्त रखना, और भी बहुत सारे काम जो कि हमने अभी पहले पढ़े। खनिज लवण का काम है कि हमारे शरीर की उपापचय क्रियाएं बहुत अच्छे ढंग से चलती रहें और हमें रोगों से मुक्त रखा जा सके, इसके लिए जल एक बहुत महत्वपूर्ण विलायक की तरह कार्य करता है। खाद्य रेशे ये हमारे भोजन में जब भोजन आकुंचन प्रकुंचन की क्रिया से आंतों में गुजरता है तो ये आसानी से इसका जो आवागमन है वो बड़ा सुगम बना रहे, इसके लिए हम खाद्य रेशे लेते हैं। कार्य के आधार पर बात करें भोजन के अवयवों की तो शरीर की विकास हेतु काम आती है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। सबसे पहले कंजम्पशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, उसके बाद वसा का, उसके बाद कंजम्पशन होता है प्रोटीन का। और शरीर का निर्माण करते हैं वृद्धि एवं विकास के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है प्रोटीन, उसके बाद खनिज लवण और जल, क्योंकि जल हमारे शरीर का कम से कम 70% पार्ट बनाता है। उसके बाद सुरक्षा प्रदान करने वाले जो भोजन के अवयव हैं वो है विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन एवं जल। अब आगे वाले लेक्चर्स में हम बहुत सारी बायोलॉजी कवर करने वाले हैं, जितनी भी राजस्थान बोर्ड की कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 की पुस्तकों से जो भी बायोलॉजी होने वाली है हम सारी बायोलॉजी कवर करने वाले हैं। आप जुड़े रहिए लगातार हमारे साथ। नमस्कार, बाय बाय।